अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो देशों के दरमियान जब लड़ाई होती है तो ये सवाल बड़ा अहम होता है कि कौन जीता कौन हारा। तो अब इसराइल और ईरान की जब जंग हुई तो इसमें भी ये सवाल खड़ा होने लगा कि इसराइल हारा या ईरान हारा। कोई कह रहा इसराइल जीता, कोई कह रहा ईरान जीता। तो आज हम जायज़ा लेंगे, कुछ क्राइटेरियाज़ हैं हमारे साथ, उन क्राइटेरियाज़ पर दोनों देशों को हम तोलेंगे और उसके बाद आप खुद फैसला करने में सक्षम होंगे कि कौन जीता कौन हारा। ट्रंप साहब ने तो शुरू में दावा कर दिया कि हमने जो है पूरी दुनिया को मुबारकबाद देते हैं हम कि अब हमने जंग रुकवा दी है, सीज़ फायर हो गया है। लेकिन अफसोस कि गज़ा में कई महीनों से नरसंहार जारी है, उसको तो रुकवाने में वो कामयाब नहीं हुआ। बाकी दूसरे देशों को धमकी देकर के दो देश जब मजबूत हों तो उनको बहला फुसला करके राज़ी कर देता है और उसके बाद क्रेडिट लेने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर देता है। अगर इतना ही जिगरा है तो नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ कुछ बोलो। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों कि इसराइलियों की जान जान है और गज़ा के मासूम लोगों की जान कोई जान नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है। इनका इतिहास इसी तरह का रहा है, इसलिए ट्रंप के दावे से ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे भी बड़बोला इंसान है और उसे अपनी तारीफ बड़ी पसंद है। चलिए आगे चलते हैं कि ईरान जीता या इसराइल जीता। तो सबसे पहले हमने क्राइटेरिया सेट किया है कि कोई भी देश जब जंग छेड़ता है तो कुछ दावे होते हैं उसके कि हमने फला देश के अंदर ये बुराई देखी है और इस बुराई को ख़त्म करने के लिए हम जंग छेड़ रहे हैं। जैसे रशिया ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो जंग छेड़ी थी तो उसका कहना था कि हम इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि नाज़ी लोग इसमें बैठ चुके हैं यूक्रेन में। ये उसने जो है दुनिया वालों को बताने की कोशिश की, जो कि अभी तक रूस कामयाब नहीं हो सका। तो इसी तरह इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उसका यह दावा था कि ईरान जो है एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम उसके एटमी रिएक्टर्स को, न्यूक्लियर कारखाने को तबाह करेंगे और उनके साइंटिस्ट को मारेंगे और इस तरह से हमारे लिए वो ख़तरा जो बन गया है वो ख़तरा टलेगा। इसी मकसद से हम हमला कर रहे हैं। तो इसराइल तो अपने दावे में कुछ हद तक कामयाब हुआ। पहले दिन जो उसने हमला किया तो उसने कई लीडर्स को मार दिया, कई साइंटिस्ट को मार दिया, लेकिन ईरान के पास हज़ारों साइंटिस्ट है, यानी साइंटिस्ट की भरमार है उसके यहाँ। ये प्रैक्टिकल नहीं है, वो कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात यह है, न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनको तबाह करने पर कामयाब नहीं हो पाया तो फिर अमेरिका को इंटरफेयर करना पड़ा, अमेरिका को आना पड़ा और अमेरिका ने जो बम गिराया उसमें भी 60 मीटर कह लीजिए उसके अंदर भी चला जाए तो जहाँ पे वो जो फोर्डो का रिएक्टर है वहाँ सुरंग का एक गेट है समझ लीजिए। तो कोई देश इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि जहाँ पे गेट है ज़मीन के ऊपर बिल्कुल उसी के सीधे नीचे कोई कारखाना कायम करेगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई रिएक्टर बनाएगा। ये कोई देश पागल नहीं है, बल्कि ऊपर जो जहाँ पे सुरंग रहेगा उसके नीचे से वो कई किलोमीटर दूर तक जा सकता है और वहाँ जा कर के ऐसे नामालूम जगह पर उस जगह के नीचे रिएक्टर वो बनाएगा कि किसी को वहम गुमान भी ना हो, किसी के तसव्वुर में भी ना हो कि यहाँ पे रिएक्टर हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि अमेरिकी हमला में सुरंग तबाह हुआ है, बाकी फैक्ट्री तबाह हुआ, रिएक्टर तबाह हुआ है, ये थोड़ा मानना मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि सैटेलाइट की तस्वीर आई है। हमले के पहले दिन की तस्वीर से पता चलता है कि वहाँ पे कई ट्रक्स खड़े हैं और वहाँ से जा रहे हैं और ईरान ने पहले ही दावा किया था कि हम जो यूरेनियम है उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके थे अमेरिका के हमला करने से पहले। इसमें जो इसराइल का दावा था इसमें वो आधा कामयाब हुआ है कि वो साइंटिस्ट को तबाह किया है और फोर्डो का जो गेट है उसको तोड़ा है समझ लीजिए। इस तरह से उसने आधी कामयाबी हासिल की, वो भी अमेरिका के सपोर्ट के साथ। जो पहला वाला क्राइटेरिया हमारा है उसके हिसाब से इसराइल आधा जीत गया है। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं कि ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, ईरान ने कहा है कि लगभग 600 लोग मारे गए हैं। बिल्डिंग जो तबाह हुई वो तो है ही, और इसराइल की तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पर मरने वालों की तादाद 24 से 30 है। और हम सबको और आपको मालूम है कि इसराइल अपने आंकड़ों को छुपाता है, वो सही से रिपोर्टिंग नहीं करता है, वो नहीं बताता है दुनिया वालों को कि उसके कितने लोग मारे गए हैं। हो सकता है बाद में बताए, लेकिन फ़िलहाल नहीं बताएगा क्योंकि उससे उसकी किरकिरी होती है। उसने जो दावा ठोक रखा है कि हमारा आयरन डोम है, इस तरह है, उस तरह है, इस तरह है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता वगैरह, इसकी पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है और इतनी ज़्यादा तबाही आई है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तस्वीरों को देख करके पता चलता है कि कोई ये गज़ा की तस्वीरें हैं। इस वजह से देखा जाए तो इसराइल का बिल्डिंग के एतबार से, इमारत के एतबार से, एयरपोर्ट के एतबार से, तिजारत के एतबार से काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन इंसानी जान के एतबार से, चूँकि वहाँ पे बंकर है, तो पनाह गाहें हैं जो नीचे ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड बना हुआ है, वहाँ जा कर के जब सायरन बजता है तो वहाँ जाके छुप जाते हैं, इसलिए इंसानी जानों का नुकसान कम होता है। लेकिन फिर भी 24-30 तो हम मान नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा। लेकिन बहरहाल मरने वालों की तादाद ईरान के मुकाबले में इसराइल में मरने वालों की तादाद कम है। लेकिन बिल्डिंगों का जो नुकसान हुआ, तिजारत का जो नुकसान हुआ,
इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इसराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसराइल का जो दावा है उस हिसाब से ये नुकसान बहुत बड़ा है। अगर एक भी रॉकेट गिर रहा है तो ये उसके दावा को खोलने के लिए काफ़ी है, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों रॉकेट जो है निशाना बनाने में कामयाब हो चुके हैं। बल्कि कुछ रॉकेट्स तो ऐसे थे जहाँ पे सायरन बजने से पहले पहले वो पहुँच गया और निशाने पर लग गया। इस तरह भी हुआ है। इस वजह से देखा जाए तो मरने वालों को देख करके ईरान का पलड़ा हल्का है और इसराइल का पलड़ा भारी है। लेकिन आम नुकसान को देखा जाए, क्योंकि वर्ल्ड में बिज़नेस में इसराइल का एक बहुत बड़ी पकड़ है, वो पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर हुई है और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 लोगों ने इसराइल को छोड़ दिया है। तो ये भी उसके लिए बहुत बड़ा झटका है कि इसराइल को पवित्र धरती मान करके यूरोप से, अमेरिका से यहूदी लोग आकर बसते थे, लेकिन अब वह वो चूँकि सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है, इसलिए वहाँ जो लोग जिनको अपनी जान प्यारी है वो लोग अपना घर बनाना नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है जो इसराइल को लगा है। आखिरी जो हमारा क्राइटेरिया है वो है लीडर्स और साइंसदानों का कत्ल। तो लीडर्स और साइंसदानों के कत्ल करने में इसराइल कामयाब हुआ और इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें इसराइल का पलड़ा भारी रहा। तो ये 3 क्राइटेरियाज़ हैं: एटमी रिएक्टर्स को तबाह करना, किस देश के मरने वाले ज़्यादा हैं, और लीडर्स और साइंसदानों का कत्ल। तो इसमें देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तबाही में आधा कामयाब हुआ है इसराइल, और आम जो नुकसान है मरने वाला है या बिल्डिंग है या जो भी है इसमें भी बराबर है, बल्कि इसराइल का ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहा है, और लीडर्स और साइंसदानों के कत्ल में इसराइल का पलड़ा भारी है। इस एतबार से देखा जाए तो जंग ये जो है ये 50-50 है। किसी चीज़ में कामयाब हुआ तो किसी चीज़ में फेल हुआ है। यानी सारे क्राइटेरियाज़ में खरा उतरने वाला देश दोनों में से कोई नहीं है। मतलब किसी में एक फेल है तो वो दूसरे में वो कामयाब है। पर्सनली पूछा जाए, बहुत सारे लोग इसको ड्रामा कहते हैं, तो मुझे ड्रामा इस नाहिए से लगता है कि फ़लस्तीन का नाम लेकर के अपने एटम बम बनाने का जो प्रोसेस है उसकी रक्षा करना, यानी वो ईरान खुद जो है एटमी ताकत बनना चाहता है और उसके लिए फ़लस्तीन का नाम यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। इस वजह से हमको ये ड्रामा लगता है। लेकिन दूसरी वजह, यानी ये लड़ाई वाकई में कोई ड्रामा है या कोई प्लानिंग के तहत ये लड़ी गई है, इस तरह नहीं लगता। क्योंकि कोई भी देश अपने बेस्ट से बेस्ट साइंटिस्ट से हाथ धो दे, ये जो है हमको हज़म नहीं हो रही है ये बात। इसलिए ये तो ड्रामा तो नहीं था, लेकिन हाँ, फ़लस्तीन का बार बार नाम लेना और अरबों को इसमें लपेटना ये ड्रामा ज़रूर है। क्योंकि अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए ईरान जो है फ़लस्तीन का नाम ले रहा है। और अगर फ़लस्तीन से इतनी हमदर्दी होती तो जो सीज़ फायर हुआ है इसमें ईरान ज़रूर ये शर्त रखता कि जब तक गज़ा में नरसंहार जो जेनोसाइड हो रहा है, जब तक उस पर विराम नहीं लगेगा, जब तक उस पर रोक नहीं लगेगी, तब तक सीज़ फायर करने पर हम तैयार नहीं होंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। गज़ा का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। सिर्फ हमारे जो बाहर के लोग हैं मीडिया में शोर मचाए हुए हैं कि ईरान जो है फ़लस्तीन की वजह से जवाब दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी ये खाम ख्याली है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों का कोई सच्चा अच्छा लीडर पैदा करे जो इसराइल को मुँह तोड़ जवाब दे सके और गज़ा में जो जेनोसाइड है उसको रोकने में वो सक्षम हो सके। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।